अगर आपके पास भी दादा परदादा पूर्वज का जमीन है, कहीं पर भी कोई भी जमीन है जो कि आपको अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ है, तो आप ये नया अधिकार जो है जरूर जान लीजिए। और साथ में यानी पैतृक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। यानी अगर आपके पास खतियान है और दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, सभी समस्या का हल अब कैसे निकलेगा, इसको आपको जरूर जान लेना। देखिए, कोई भी व्यक्ति है और उसके पास अगर पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, तो उस केस में, वैसे सिचुएशन में आखिरकार अब उनको क्या करना चाहिए, यानी हम बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है उसका केस नंबर भी बताएंगे, किसके बीच में विवाद हुआ और क्या निष्कर्ष निकला ये भी बताएंगे। पहले इससे संबंधित जो नियम और कानून है एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखें, अगर कोई भी जमीन है और पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, अब इसमें क्या होता है कि हिस्सेदार हैं, भाई हैं। अब इसमें दो भाई हैं, मान लेते हैं ये जमीन जो है दो भाई के बीच में बटी हुई है, डिवाइडेड प्रॉपर्टी है, अलग अलग है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि पैतृक संपत्ति है, हम दोनों भाई अलग अलग अपना जमीन पर कायम है। अब वैसे सिचुएशन में क्या हम एक भाई जो है, यानी एक भाई अपना जमीन बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? बिल्कुल बेच सकता है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं बेचेगा? जब संपत्ति जो है एक तरह दो भाइयों में बटी हुई है, वैसे सिचुएशन में बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। दादा परदादा की जमीन है, आप बेच सकते हैं, पूर्वज की जमीन है, आपका तो जमीन बटा हुआ है। बटा हुआ है, समस्या नहीं उत्पन्न होगा। बटा हुआ नहीं है तो क्या होगा, तो कैसे समझेंगे कि बटा हुआ नहीं है? तो देखें, दादा परदादा की जो जमीन है ना, इसमें दो भाई का नाम दर्ज है। दो भाई का नाम, जैसे होता है ना, एक कागजात पर जो कागजात डॉक्यूमेंट आप देखेंगे उसमें एक ही वो कागजात है, लेकिन उसमें क्या है, दो भाई का नाम यहाँ पर दर्ज है। वैसे सिचुएशन में क्या है कि दूसरा भाई का सहमति लेना पड़ेगा। यानी अब ऐसा कागजात आप देख रहे हैं जो दिखा रहा है, मान लेते जो जमीन खरीदने आप जा रहे हैं, कोई कागजात दिखा रहा है, उसमें देख रहे हैं एक दो नाम दर्ज है, और एक आदमी से आप खरीद रहे हैं या एक आदमी के बेटे से आप खरीद रहे हैं, जो भी है, लेकिन अगर दो का नाम दर्ज है ना, तो दूसरा भाई है जिससे आप नहीं खरीद रहे हैं, उससे क्या है, सहमति आपको लेना पड़ेगा। यानी सहमति लेना जो है वो अनिवार्य है। अब नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लेंगे तो बाद में समस्या होगा। अगर समस्या क्रिएट करेगा दूसरा भाई तभी समस्या होगा। अब समस्या कोई खड़ा ही नहीं करेगा तो समस्या कहाँ से होगा? तो समस्या जब अगर दूसरा जो भाई है अगर वो समस्या खड़ा करता है तो समस्या होगा, नहीं खड़ा करता है समस्या नहीं होगा। तो इसलिए जो दादा परदादा की जमीन है इसको आप जान लीजिए, नया अधिकार जो है कि अगर दो भाई के नाम दर्ज है तो दूसरा भाई का सहमति लेना अनिवार्य है, नहीं तो कभी भी आप जो है एक तरह से आपके ऊपर कानूनी दावा अगर किया गया, वैसे सिचुएशन में सबसे ज़्यादा नुकसान तो एक तो खरीदार को होगा। ठीक है, खरीदार पैसा लगाया, जमीन पर गया, लेकिन फिर जमीन उसको वापस करना पड़ गया। तो समझ सकते हैं क्या होगा रिजल्ट, इसका फैसला क्या होगा, आदेश क्या आएगा कि जमीन वापस करना पड़े। दो आदमी का नाम दर्ज है, अब एक भाई बिना सहमति का बेच दिया तो किसका किधर था ये डिसाइड कैसे एक भाई अपने मन से कर लिया? तो यहाँ पर ये समस्या जो है उत्पन्न हो सकता है अगर कोई उत्पन्न करना चाहे। दूसरी बात अगर करेंगे कि बहुत सारे लोगों का जो जमीन है ना, आज ये जमीन का टुकड़ा जब देखेंगे, इसको चेक करेंगे, इसका जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, ये सारा कुछ जब देखेंगे तो कागजात के तौर पर इनके पास जो है जमीन का खतियान है। लेकिन जमीन का खतियान है, लेकिन आज तक जमीन खतियान का दाखिल खारिज हुआ ही नहीं। ठीक है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, ये दादा परदादा के नाम से चल रहा है और ना वो व्यक्ति जमीन का जो है लगान जमा करते हैं। तो देखें, लगान अगर जमा नहीं करेंगे तो वो जमीन भविष्य में आपका सरकार के नाम से जा सकता है। सरकार को टैक्स देना बेहद जरूरी होता है। पहले तो भूमि का जो है जो लगान जमा नहीं करता था तो उसकी जमीन को नीलाम कर लिया जाता था। यानी जमीन जो है नीलाम करने के बाद जो उसका टैक्स जमा करेगा वो जमीन उसकी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों की जो जमीन है पहले के समय में नीलाम भी हुआ है। तो इसलिए दाखिल खारिज कराना जो है वो तो बेहद जरूरी है ही। खतियान है तो क्या हुआ, सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जमीन का रसीद तो कटाना पड़ेगा।
अब है कि सवाल उठता है कि अगर मान लेते खतियान जो है वो अभी वर्तमान में दादा परदादा के नाम से ही दर्ज है, ठीक है, दादा परदादा के नाम से दर्ज है जो भी हैं, तो दादा परदादा के नाम से दर्ज है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये देखेंगे कि क्या जमीन का जो म्यूटेशन है, जमीन का जो दाखिल खारिज है या जमीन का जो जमाबंदी है, ठीक है, तो ये जमीन का जो या अकाउंट नंबर है, क्या इस पर पूर्वज का नाम दर्ज है, ठीक है, पूर्वज का इस पर जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पूर्वज का नाम दर्ज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखा रहा, कम से कम आपको सरकार, जो भी सरकार का पोर्टल है, तो आप वहाँ पर सरकार को लगान जाकर जरूर जमा कर दें। दादा परदादा के नाम से जमीन का लगान जमा हो गया। लेकिन अब है कि वर्तमान में जो उत्तराधिकारी हैं, कानून यही कहता है कि वर्तमान में जो अभी उत्तराधिकारी हैं उसके नाम से प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए और वो व्यक्ति लगान जमा करेगा। और वो ट्रांसफर जो होगा वो प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, दाखिल खारिज। यानी जमीन का जो लगान का ट्रांसफर होता है वही होता है दाखिल खारिज। यानी जमीन का जो रजिस्ट्री होता है, जमीन का जो रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी सेल डीड जो है, तो सेल डीड जब तैयार होता है तो उससे क्या होता है कि टाइटल को ट्रांसफर किया जाता है यहाँ पर, टाइटल को। और दाखिल खारिज से क्या होता है यहाँ पर कि दाखिल खारिज जो हम लोग कराते हैं, तो अब वर्तमान में लगान कौन जमा करेगा, यानी जो रेवेन्यू है ना उसका ट्रांसफर होता है। अब वो जो भी व्यक्ति उत्तराधिकारी बनकर आएंगे उनके नाम से वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया, ठीक है। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये विवाद किसके बीच में हुआ है पहले उसको जान लेते हैं, कौन कौन जो है विवाद खड़ा किया। तो पहला जो नाम है उसका नाम है रोहित, ठीक है, रोहित। और बनाम जिससे विवाद हुआ है उसका नाम है यहाँ पर सुरिंदर सिंह। अब रोहित बनाम सुरिंदर सिंह का जो विवाद है, इसमें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसमें क्या कहा गया कि देखें, एक तरह से कि जो अगर पूर्वज की संपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि पूर्वज की जो संपत्ति है, जो भी जमीन है, ये सारा जमीन देख रहे हैं, पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, तो पूर्वज की ये सारी क्या है, संपत्ति है। अब अगर पूर्वज की संपत्ति है तो उसमें जो उत्तराधिकारी होंगे उसमें जन्म से उसका अधिकार होगा, ठीक है, यानी संपत्ति का उत्तराधिकारी वो जन्म से जो है। अब सवाल उठता है कि जब आप विभाजन करेंगे, ये फैसले में साफ साफ कहा गया है कि अगर आप पैतृक संपत्ति का जो है अगर आप विभाजन करते हैं, वैसी संपत्ति में, ठीक है, जो भी उत्तराधिकारी होंगे सभी के नाम से जो है अलग अलग जो है अब एक तरह से राजस्व स्लिप जो है वो तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अब नए जो उत्तराधिकारी हैं जिनके नाम से राजस्व स्लिप नहीं बना है उनका कानूनी तौर पर अधिकार नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई राजस्व स्लिप जो है बना लिया है ना, यानी राजस्व दे रहा है विभाजन करके, तो इसका मतलब नहीं जो विभाजन में छूट गया उसका टाइटल खत्म हो गया, टाइटल यहाँ पर खत्म हो गया। मतलब क्या कि अगर जमीन का रसीद कोई कटा भी लिया है ना, तो ये मत समझिए कि हम जो है मेरा अस्तित्व खत्म हो गया, हम मालिक नहीं रहेंगे, लेकिन समय पर कानूनी दावा तो करना पड़ेगा ना। अब छोड़ देंगे, सोचेंगे कुछ हुआ ही नहीं है, अब वो विभाजन करके प्रॉपर्टी को अगर बेच लिया फिर तो समस्या उत्पन्न होगा। तो इसलिए जो है यानी आपको क्या करना है, तो ये जो विवाद है यानी ये है रोहित चौहान बनाम जो है सुरिंदर सिंह का जो विवाद है, जो जजमेंट है। अब इस जजमेंट की अगर यहाँ पर बात करें, इस फैसले की अगर बात करें सबसे पहले, तो इसमें जो है यहाँ पर इसका जो केस नंबर है वो भी आप जरूर जान लीजिए कि इसका जो केस नंबर, ताकि अगर आप जजमेंट निकाल कर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी निकाल पाएंगे। तो केस नंबर जो है वो है 545475 ऑफ 2013, यानी ये जो है केस नंबर है। और ये है एक तरह से यहाँ पर बात करें जुलाई जो है 2013 का जजमेंट। तो ये 15 जुलाई 2013 का जो जजमेंट है, इसको आप निकाल पाएंगे, देख पाएंगे, पढ़ेंगे और आपको पूरा ये विवाद समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है एक तरह से जो रोहित चौहान है
अपील करता है और उनमें जो उत्तराधिकारी हैं वो दावा करते हैं। तो दावा देखें क्या होता है कि अब ये ज़मीन है, मान लेते हैं आपके अगर जो पूर्वज है, पूर्वज से एक मान लेते हैं जो है पूर्वज में जो दादा थे, है ना, परदादा के कितने बेटे, 3 बेटे, ठीक है। अब एक बेटा क्या किया, एक बेटा अपने मन से कोई ज़मीन ले लिया, अपने मन से, और जो भी लिया गया मौखिक लिया गया, मौखिक, लेकिन मौखिक तौर पर वो ज़मीन बोले नहीं ये हमको दे दीजिए, ठीक है, वो कमज़ोर थे उस समय, दे दिया गया। बाद में ये पावरफुल हो गए। जैसे होता है कि समय के साथ साथ जो है ना, अगर देखें कि आज से अगर 20 साल पहले को अगर आप देखें अपने क्षेत्र में, तो किसी का समय खराब चल रहा होगा, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, लेकिन आज वो प्रॉपर्टी वाला है। यानी किसी की हैसियत उतनी नहीं थी, लेकिन आज वो उसके पास हैसियत है, उसके पास पैसे हैं। यानी समय बदला। वही हुआ कि उस समय वो कमज़ोर थे, मौखिक तौर पर ज़मीन तो ले लिए, लेकिन एक समय आया कि बाकी जो भाई थे यहाँ पर, जो उस समय उनकी स्थिति सही थी, वो कमज़ोर पड़ गए और ये काफ़ी आगे निकल गए। अब जो उत्तराधिकारी है अगर वो दावा करेंगे कि नहीं वो शेयर तो मौखिक तौर पर, देखा मौखिक तौर पर था तो इसलिए वापस तो करना पड़ेगा। मौखिक तौर पर लिया गया संपत्ति, खास करके पैतृक संपत्ति में आप अधिकार का दावा नहीं कर पाएंगे। कल कोई अगर उत्तराधिकारी आया और ये दावा कर दिया कि इस संपत्ति, इस जमीन पर मेरा भी हक है, तो आपको हक देना पड़ेगा। तो ये जजमेंट जाकर आप जरूर पढ़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।